प्रयोगवाद की विशेषताएं। प्रयोगवाद पढ़ने से पहले यदि आपको प्रयोगवादी विशेषताएं मालूम होंगी, उनके सारे लक्षण, उनका सारा शिल्प और हर बिंब, सारी चीज़ें मालूम होंगी तो आप बहुत आसानी से प्रयोगवाद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उनकी प्रवृत्तियों पर बात करें, उनकी विशेषताओं पर बात करें, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रयोगवाद होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर एक युग में प्रयोग तो वैसे ही होते चले आए हैं, लेकिन हर एक युग में जो प्रयोग हुआ वह कुछ अलग तरीके से था। तो दोस्तों, लेकिन इसमें प्रयोगवाद में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से प्रयोगवादी कविता अलग हो गई। दोस्तों, तो वैसे तो प्रयोगवाद शब्द शुरू होता है तार सप्तक से। तार सप्तक अज्ञे के द्वारा संपादित एक पत्रिका थी, उसी से ये शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, प्रयोगवादी कविता में बिंब, प्रतीक, मिथक या जितने शिल्प कहें तो ये जो जितने भी प्रकार की चीज़ें थी, जितने भी उपमान थे, ये अलग ढंग से, नए ढंग से लिखे गए थे। तो दोस्तों, इसीलिए अज्ञे जी ने लिखा कहीं पर कि ये जो जिस परंपरा पर, एक लीक पर अभी तक जो कविता चली आ रही थी, उस लीक से हट करके रचना करने के लिए प्रेरित करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और कहते हैं कि ये उपमान, जिस उपमान को लेकर के अभी तक की कविताएं चल रही थी, एक लीक पर चल रही थी, उस उपमान की बात करते हैं। कहते हैं ये उपमान मैले हो गए हैं और देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। ये उपमान मैले हो गए हैं और देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कहीं बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मतलब एक लीक पर जो कविता चली आ रही थी, उससे हट करके नए उपमान, नए प्रतीक, नए बिंब के सहारे कविता करने के लिए प्रेरित किया अज्ञे जी ने। तो दोस्तों, अब सीधा चलते हैं हम इनकी विशेषताओं पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था, और इस प्रयोगवाद में आप जानते हैं कि 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 79 में। सब में 7-7 कवि हैं दोस्तों, और उन्हीं की कृतियाँ और उन्हीं की रचनाएं उसमें प्रकाशित हुई हैं। तो दोस्तों, अब सीधा हम बात करते हैं कि ये इनकी विशेषताएं क्या हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली विशेषता है उपमानों की नवीनता। उपमानों की नवीनता, तो मैंने इसको तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जितने भी उपमान होते हैं, उपमान आप जानते हैं, उपमान और उपमेय, जो हमारे पास होता है वो उपमेय होता है, यानी जिसकी तुलना की जा रही हो, और जिससे की जाती है वो उपमान होता है। उपमेय छोटा होता है और उपमान बड़ा होता है। उसी उपमान की तरफ, जैसे मान लीजिए हम कहें कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो ये जो समानता दिखाई जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही है, तो उपमान सीता की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो ये इस प्रकार से उपमेय और उपमान, तो जिस उपमेय और उपमान का प्रयोग अभी तक के कवियों ने किया था, उस उपमान से हट करके कविता करने की तरफ इंगित करते हैं अज्ञे जी, और लिखते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं। क्या लिखते हैं? ये उपमान लिख देते हैं जिससे आपको आसानी हो, क्योंकि इस प्रकार की प्रयोगवाद से हमेशा पंक्तियां आती हैं मैच करने के लिए, खासकर यूजीसी नेट में। तो लिखते हैं ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, मैले हो गए हैं। और क्या लिखते हैं? देवता इन प्रतीकों से, इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कर गए हैं, कर गए हैं कूच। और क्या लिखते हैं? कहीं बासन अधिक घिसने से, कहीं बासन, बासन आप समझते हैं, बासन अधिक घिसने से, बासन मतलब बर्तन, बासन अधिक घिसने से, घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मुलम्मा छूट जाता है।
मुलम्मा छूट जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, उपमानक की नवीनता तो ही है प्रयोगवादी कविताओं में, और उसके साथ साथ मध्यम वर्गीय कुंठा एवं निराशा का चित्रण किया है। प्रयोगवादी कवियों ने मध्यम वर्गीय, वैसे तो अगर देखा जाए तो जितने भी युग के कवियों ने अपनी कविता का आधार बनाया वो मध्यम वर्ग को ही बनाया है। मध्यम वर्ग रहा या निम्न वर्ग रहा, तो मध्यम वर्गीय कुंठा एवं निराशा का चित्रण इन्होंने किया है। जो मध्यम वर्गीय जीवन है उस जीवन को अपनी कविता का आधार बनाया है प्रयोगवादी कवियों ने। तो दोस्तों अगर हम बात करें कुंठा एवं निराशा की, तो एक नाम आता है अज्ञेय जी का। प्रयोगवाद के चूंकि बहुत बड़े कवि हैं, तो उन्होंने लिखा कि दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, और जिसको मांझता है उसको ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। देखिए क्या लिखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, दुख सबको मांझता है। ये पंक्तियां बहुत आती हैं, अक्सर आती हैं, दुख सबको मांझता है। और खासकर ये यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस के लिए तो ही है, साथ साथ जिन बच्चों का, जिन परीक्षार्थियों का इंटरव्यू लगा है उनके लिए ये पंक्तियां अति महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, कुछ भी ना याद हो लेकिन पंक्तियों के सहारे आप किसी भी इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह ना जाने, वह ना चाहे, किंतु जिनको मांझता है, दोस्तों राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही है, परेशान मत होइए, वैसे इतना समझ में आ रहा है। किंतु जिनको मांझता है, उनको यह सीख देता है, उनको यह सीख देता है। कम से कम एक एक पंक्तियां कवियों की अगर आपको याद होंगी तो कोई भी इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं। सीख देता है कि सबको मुक्त रखे, सबको मुक्त रखे। तो दोस्तों ये अज्ञेय जी ने लिखा कि दुख सबको मांझता है। अज्ञेय ने लिखा था दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं को मुक्त देना वो ना चाहे, किंतु जिनको मांझता है उनको ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। तो दोस्तों दुख सबको मांझता है, यानी अगर हम बात करें मध्यम वर्गीय कुंठा, तो ये कुंठा और निराशा सभी जितने भी व्यक्ति हैं समाज में सब दुख के मारे हुए हैं। तो इसीलिए दुख को सबको मांझता है। मांझता है मतलब घिसता है, और घिस करके व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना देता है। तो दोस्तों दुख सबके पास आता है, वही लिखता है कवि कि दुख सबको मांझता है, चाहे स्वयं को मुक्त देना वो ना चाहे, किंतु जिनको मांझता है उनको ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। दोस्तों अब हम बात करें भावना के स्थान पर बौद्धिकता का प्राधान्य रहा है। यानी जैसे अगर हम रीतकाल की बात करें और रीतकाल के पश्चात आधुनिक काल में अगर आए, भारतेंद्र युग हो, चाहे द्विवेदी युग हो, चाहे छायावाद हो, चाहे प्रगतिवाद हो, किसी भी युग की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भावना ज़्यादा है, प्रगतिवाद में वैसे कम है। तो इस प्रकार से, लेकिन प्रयोगवाद में क्या है, प्रयोगवाद में जो भावना थी उस भावना से हट करके इन कवियों ने बौद्धिकता पर बल दिया। तो दोस्तों देख लें, जिस प्रकार से अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, एक कवि लिखता है दे धोती। देखिए किस प्रकार से भावना नहीं बल्कि बौद्धिकता पर किस प्रकार से बल दिया जाता है। किस प्रकार से देते हैं, दिन भर चरखा कात सांझ को क्यों रोती, सांझ को क्यों रोती, दिन भर चरखा कात सांझ को क्यों रोती। देखिए किस प्रकार से
भावना नहीं बल्कि बौद्धिकता पर बल दिया जा रहा है। भावना में बहने वाले यहाँ के कवि नहीं हैं, बल्कि सीधा सीधा यथार्थ का चित्रण करते हैं। जैसा देखते हैं वैसे ही लिखते हैं, अपनी कविता का आधार बनाते हैं, अपनी कविता का प्लॉट बनाते हैं। तो दोस्तों क्या लिखता है कवि? दे धोती, भावना नहीं बल्कि बौद्धिकता। दे धोती दिन भर चरखा कात, सांझ को क्यों रोती। ये मध्यम वर्गीय परिवार जो कुंठा से, दुख से एकदम व्याकुल रहता है, दिन भर कार्य करता है और शाम को आता है। जब शाम को आता है तो क्या देखता है? देखिए, दे धोती दिन भर चरखा कात, सांझ को क्यों रोती। सांझ को भी उसको एक मीटिंग की रोटी नसीब नहीं होती है बिना संघर्ष के। और दोस्तों क्या लिखते हैं? सूत बेचकर, देखिए मध्यम वर्गीय जीवन किस प्रकार है। सूत बेचकर पियाए घर ताड़ी। क्या लिखते हैं? सूत बेचकर पियाए घर ताड़ी। जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो बचाता कम है, खाता ज्यादा है, कम है, पीता ज्यादा है। तो क्या लिखते हैं? दे धोती दिन भर चरखा कात, सांझ को क्यों रोती। और सूत बेचकर पियाए घर ताड़ी। ताड़ी मतलब आप समझते हो, नशीला पदार्थ है। और क्या लिखते हैं दोस्तों? पियाए घर ताड़ी। छीन लंगोटी। देखिए किस प्रकार जब पी लेता है व्यक्ति तो अपने ही परिवार के लोगों को परेशान किस प्रकार से करता है। छीन लंगोटी काटी बोटी बोटी। क्या लिखते हैं? छीन लंगोटी काटी बोटी बोटी। और क्या लिखते हैं? और लिखते हैं ऊपर नेक मांगते, ऊपर नेंग मांगते। नेंग आप समझते हो, जो उनका अधिकार होता है, उनका हक होता है। नेंग मांगते हैं ये बम्हन नौवा। ये लिखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए कितना गजब का वर्णन करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता, इनको सबको पढ़ करके एक विश्लेषण करने की आवश्यकता है दोस्तों, कि हमारे समाज में आज भी देखने को मिलता है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, आज भी हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। तो दे धोती दिन भर चरखा कात, सांझ को क्यों रोती, सूत बेचकर पियाए घर ताड़ी। और क्या लिखते हैं? छीन लगोटी काटी बोटी बोटी, ऊपर नेंग मांगते हैं ये बम्हन नौवा। क्या गजब की पंक्तियां दी हैं। अब दोस्तों और देख लेते हैं, जो यहाँ पर ये बात बताई कि किस प्रकार से हमारे समाज में हो रहा है, ऐसे ही और कवियों ने बहुत गजब का लिखा है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक सेकता है। एक आदमी ना रोटी बेलता है और ना सेकता है, वह रोटियों से ही खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ये प्रश्न किया जा रहा है सीधा सीधा कि जो मेहनत करता है उसे एक मीटिंग की रोटी नसीब नहीं होती, जो मेहनत नहीं करता है वो उसी रोटी से खेलता है, जिसके लिए कतार में खड़े व्यक्ति लाइन लगाए रहते हैं दोस्तों, रोटी के लिए रोटी नहीं पाते हैं, उसी रोटी से एक व्यक्ति खेलता है। यानी ये इशारा हो रहा है पूंजीपतियों की ओर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा। और देखिए भावना के स्थान पर बौद्धिकता का प्राधान्य किस प्रकार से रहा है। आगे जी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। आगे लिखते हैं, और बह चुकी बहकी हवाएं खेत की, बह चुकी बहकी हवाएं खेत की, कट चुकी पूलें हमारे खेत की। और कोठरी में लौ बढ़ाकर, कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेत की। सेत मतलब फ्री में। तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं बह चुकी बहकी हवाएं खेत की, बह चुकी बहकी हवाएं चैत की। और क्या लिखते हैं? कट चुकी पूले हमारे, पूले मतलब अनाज, कट चुकी पूले हमारे खेत की। देखिए क्या गजब का यथार्थ चित्रण करते हैं आगे जी। कट चुकी पूले हमारे खेत की। और क्या लिखते हैं? और लिखते हैं कोठरी में, क्या लिखते हैं? कोठरी में लौ बढ़ाकर,
कोठरी में लव बढ़ाकर, ये पंक्तियां बहुत गजब की हैं दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए, काम आएंगी। कोठरी में लव बढ़ाकर दीप की, कोठरी में लव बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन, गिन रहा होगा महाजन, महाजन मतलब सेठ, महाजन सेंत की, यानी जो गरीब कमाता है उसी पैसे पर वो सो जाता है। कौन? जो पूंजीपति हैं, जो सेठ हैं, वो उसी पैसों से, उसी के धन पर, उसी के श्रम पर वो लोग खेलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं समाज का यथार्थ चित्रण भी यहाँ पर मिलता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण, तो ये पंक्तियाँ उसमें काम आ जाएंगी दोस्तों कि दे धोती दिन भर, जो सामाजिक यथार्थ है उसका चित्रण, समाज का यथार्थवादी चित्रण, दे धोती दिन भर चरखा का सांझ को क्यों रोती। और क्या लिखते हैं? सूद बेचकर पी आए घर ताड़ी, छीन लंगोटी काटी बोटी बोटी। क्या समाज का यथार्थ चित्रण किया है, वास्तविक चित्रण किया है। और ऊपर नेंग मांगती ये बंभन न हुआ। अब देखते हैं दोस्तों गहन व्यक्तिकता। गहन व्यक्तिकता का मतलब जो यहाँ के कवि हैं वो अपने ही अंदर की जितने भी शिकवा है, शिकायतें हैं, कुंठा है, काम वासना है, यानी दमित काम वासना है, उसका चित्रण करते हैं दोस्तों। यानी काम वासना का मतलब आप समझ रहे हैं, जो काम की इच्छा होती वही काम वासना है। तो काम वासना का भी, दमित काम वासना का गजब का चित्रण यहाँ पर मिलेगा गहन व्यक्तिकता में। देखिए एक पंक्तियाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम देखिए गहन व्यक्तिकता आपको दिखाई देगी। हम अपने ख्याल को, क्या लिखते हैं, लिखता है कभी, हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, हम अपने ख्याल को सनम समझे थे। और क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर भी गहन व्यक्तिकता आपको दिखाई देगी। हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे, कम समझे थे। और क्या लिखते हैं, और लिखते हैं होना था, क्या लिखते हैं, एक कवि है, क्या लिखता है, लिखते हैं होना था समझना ना था, होना था समझना ना था शमशेर। क्या लिखते हैं शमशेर बहादुर सिंह, होना था समझना ना था शमशेर, होना भी कहाँ था। क्या लिखते हैं, होना भी कहाँ था जो हम समझे थे, जो हम समझे थे। शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं। कौन लिखता है, शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं। देखिए कितना गजब का चित्रण, गहन व्यक्तिकता का चित्रण करते हैं, समाज के व्यक्ति का भी, यानी समाज का भी और स्वयं का भी। तो क्या लिखते हैं, हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे। और क्या लिखते हैं, होना था समझना ना था शमशेर, होना भी कहाँ था जो हम समझे थे। ये दमित काम वासना है, निकल करके सामने आ जा रही। अब दोस्तों देखते हैं साधारण विषयों का निरूपण भी इस युग में हुआ है। साधारण विषय का मतलब ये नहीं कि एक परिपाटी चली आ रही उसी परिपाटी पर हम कविता लिखी। जो उनके सामने आ जाता था सहज से सहज, सुबोध से सुबोध, कोई भी विषय उठा करके कविता उस पर कर देते थे दोस्त, और मुक्तक छंद में करते थे। ये नहीं कि छंदबद्ध रचना होती थी। जैसे अगर हम बात करें किसी कवि की, तो सीधा स्वयं का गहन अध्ययन किया हुआ कवि क्या कहता है, अपने स्वयं के ऊपर जो बीती है बातें उसको बताता है। मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश में लिखते हैं, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये गीत सर दर्द भुलाएगा, ये गीत मजबूर है कभी मजबूर है गीत बेचने के लिए। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए कुछ भी नहीं है, भूखों मर रहा है, भूख के आगोश में आ गया है। इस वजह से कवि अपना स्वयं का जो कविता है, उसकी जो रचना है, स्वयं की रचना को बेच रहा है। क्यों? पेट पालने के लिए। तो मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के किस्म किस्म के मैं गीत बेचता हूँ। ये गीत
सरदर्द भुलाएगा, पिया को पास बुलाएगा। मजबूर है बेचारा, विभिन्न प्रकार के गीत दिखाता है व्यक्तियों को, ये गीत ले लीजिए, ये गीत ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ये ना सही हो तो दूसरा लिख दें, ये ना सही हो तो तीसरा लिख दें, कैसा चाहिए ये बता दो, घर जाओ पूछ कर आओ उसको बता दो, वैसा गीत बना दें, मैं तुरंत गीत बनाता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी प्रकार से हमारी कविता बिक जाए, बस यही कवि चाहता है। मजबूर है, पेट पालने के लिए कविता को बेचना जरूरी बन गया है। तो दोस्तों मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, ये कवि लिखता है भवानी प्रसाद मिश्र। अब दोस्तों देखते हैं कि साधारण विषयों का निरूपण करते हैं। एक कवि और है, देखिए क्या लिखता है। मुझे भ्रम होता है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक, देखिए क्या लिखते हैं, कि प्रत्येक पत्थर चमकता हीरा है, कि प्रत्येक पत्थर चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, आत्मा अधीरा है। अब दोस्तों देख लेते हैं शिल्पगत विशेषता की यदि हम बात करें, शिल्पगत विशेषता में तो प्रयोगवादी कवियों ने जो शिल्प लिया है वह एकदम स्पष्ट रहा, यानी स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है प्रयोगवादी कवियों ने। और दूसरी चीज़ सहज था, सहज का मतलब एकदम सरल भाषा में थी, कोई भी इनकी कविता को पढ़ करके उसका मर्म, उसका रहस्य, उसका भाव समझ सकता है। और सहज के साथ साथ सुबोध है, बोध मतलब ज्ञान, सु माने अच्छा ज्ञान है, मतलब बुरा ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से सुबोध, स्पष्टता रही, सहजता रही, सुबोधता रही। श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण का मतलब हर युग की भांति इस युग में भी कवियों ने श्रृंगारिक रचना लिखा है, लेकिन यहाँ के कवियों ने किस प्रकार से श्रृंगारिक रचना लिखा है, एकदम उन्मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर, किसी के ऊपर प्रेशर या दबाव में आकर के इन्होंने कविताएं नहीं लिखा, ना ही छंदबद्ध रचना लिखा है। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास रहा। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों इसी प्रकार के हम नए अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी का निशान जो आपको दिखाई दे रहा हो उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो पहुंचती रहे।